गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। और ये जो क्लास आज आज की हमारी है, ये उसकी चौथी क्लास है। इसमें हमारा टॉपिक होगा उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से लेकर 1919 तक का रहा। उसके बीच जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, है ना, उसके बारे में। तो जो सबसे पहली घटना रही वो हमारी थी बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। उसके बाद फिर आता है स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। तीसरा हमारा है मुस्लिम लीग की स्थापना। और चौथा है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। पांचवी बात है कि सूरत विभाजन। छठी है मार्ले मिंटो सुधार। और उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन। नेक्स्ट अपना है नौवा गदर पार्टी या फिर गदर आंदोलन 1913। नेक्स्ट आपका है कामागाटा मारू प्रकरण 1914। और उसके बाद है होम रूल लीग। फिर नेक्स्ट है लखनऊ समझौता 1916। और उसके बाद है आंदोलन की उपलब्धियां। तो ये चीज़ें जो है 1905 से लेकर 1919 के बीच की जो प्रमुख घटनाएं थी, वो चीज़ें यहाँ पे हमने एक साथ लिख दी हैं। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए। तो इसके तो सबसे पहले देखते हैं अपना ये बंगाल विभाजन, है ना। तो बंगाल विभाजन के बारे में जब हम देखते हैं तो जो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि क्या रही, है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कौन कौन से आधार बने जिसके आधार पर जो है बंगाल के विभाजन की बात सामने आई। ठीक। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बंगाल के विभाजन के बाद उसकी भौगोलिक स्थिति क्या बनी, मतलब विभाजन के बाद क्या कौन सा हिस्सा कहाँ आया, कौन सा पूरब आया, कौन सा पश्चिम में आया। और उसके जस्ट बाद हम लोग जानेंगे स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन, है ना, ये चीज़ बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन की जो पृष्ठभूमि है उसको सबसे पहले जान लेते हैं कि 20 जुलाई 1905, ये जो डेट है इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। 20 जुलाई 1905 को अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दी। ठीक, ये सिर्फ अभी घोषणा हो रही है कि हम जो कि अंग्रेजी सरकार ये कह रही है कि 20 जुलाई 1905 को ये कह रही है कि अब हम जो है बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ घोषणा हो रही है, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, इस बात हमने यहाँ पे देखो पास में ही इसको लिख दिया है। इसको जो है 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत लागू कर दिया गया था। ठीक, अब जब घोषणा हो जाती है कि बंगाल के विभाजन होना सुनिश्चित हो गया है, अब क्या क्या घटनाएं उसके पीछे होती हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी, जो कि कितनी थी उस समय 78 मिलियन, के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। ठीक है, इन्होंने यह तर्क दिया कि आखिर बंगाल के विभाजन की स्थिति क्यों पैदा हुई। तो अंग्रेजी सरकार ने यह कहा कि जो बंगाल की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और वहाँ पे प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और उस समय उस बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल और बिहार और उड़ीसा तीनों शामिल थे। ठीक, लेकिन ये तो बात सिर्फ कहने वाली थी कि ये समस्या है, लेकिन उनकी जो मंशा थी वो कुछ और थी। तो उनकी मंशा क्या थी उसको भी जान लेते हैं। तो जो उनकी मंशा थी या जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो था बंगाल को दुर्बल करना, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया था। ये बात जो है इम्पोर्टेंट है ना। बंगाल विभाजन को जो उनका निर्णय था सरकार का, वो क्यों चाह रही थी, क्योंकि उस समय बंगाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये सबसे प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और जब तक ये कमजोर ना होता तब तक अंग्रेज यहाँ पे विजय ना प्राप्त कर पाते। ठीक, ये तो बात थी। और चौथी बात है कि बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित किया गया। बंगाल विभाजन को उन्होंने दो आधार पे डिवाइड किया। पहला क्या था, भाषा के आधार पर, और दूसरा क्या था, धर्म के आधार पर। तो पहला है भाषा के आधार पर। इसमें देखते हैं, इसमें बंगाली भाषा बोलने वाले बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए थे, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया, मतलब उड़ीसा की जो भाषा है उड़िया, बोलने वालों की संख्या कितनी थी, 3,70,00,000। उन्होंने ये कहा कि जो बंगाली हैं, जो बंगाल के रहने वाले हैं, उनकी जो संख्या वो कम हो गई है। इस आधार पे हम जो है बंगाल का विभाजन करेंगे। ठीक, और दूसरा उन्होंने आधार बनाया वो था धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक था और पूर्वी बंगाल जो है मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। ठीक, इस आधार पर जो है बंगाल का विभाजन किया गया। और पांचवी बात यह है कि मुसलमानों के प्रति प्यार दिखाते हुए कर्जन ने कहा कि ढाका नए मुस्लिम बाहुल प्रांत
पूर्वी बंगाल, है ना, पूर्वी बंगाल की राजधानी बन सकता है, क्योंकि इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी जो कि मुगल शासकों के समय उसमें पाई जाती थी, है ना। मतलब मुसलमानों को ये प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये बात अपनी कही। उसके बाद छठी बात आती है कि इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते हैं। ठीक है, जब उन्होंने ये जाना कि हिंदू और मुस्लिम एक एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तब उन्होंने ये चाहा कि अगर जब तक हम इनमें फूट नहीं डालेंगे तब तक ये कमज़ोर नहीं होंगे, और जब तक ये कमज़ोर नहीं होंगे तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये किया जाए कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। और अलग करने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आधार बना लिया कि भाषा के आधार पर जो है आपकी संख्या कम है, तो इस नाते भी आपको अलग होना चाहिए। और उसके बाद धर्म वाली बात कह के जो उन्होंने स्थान वाली बात कर दी। ठीक, तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद जो है ये जो विभाजन होता है वो 20 जुलाई 1905 को सिर्फ घोषित होता है। ठीक है, अब जब विभाजन हो जाता है, ठीक है, अब देखिए जो विभाजन की का जो लागू होना है या जो हम कह सकते हैं कि यह विधिवत रूप से लागू हुआ, वो हुआ हमारा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक, अब देखिए उसके बाद अब क्या स्थिति उस समय थी बंगाल की। तो देखो पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाह, चटगांव व ढाका आदि शामिल थे, तथा दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल जिसमें बिहार व उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बना दिया। अब देखो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो वो दो पार्ट में बट गया, पहला पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन आया, इसमें जो है असम को मिला लिया गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल में जो है पूर्वी बंगाल और असम को मिला करके एक नया प्रांत बना दिया गया जिसमें राजशाह और चटगांव व ढाका को भी शामिल कर लिया गया। और जो दूसरा पार्ट था पश्चिम बंगाल वाला, उसमें जो है बिहार और उड़ीसा को शामिल कर दिया। ठीक, इतना काम कर दिया। उसके बाद फिर कर्जन ने कहा कि जो ढाका होगी यह जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है पूर्वी बंगाल, वहाँ की राजधानी बन जाएगी। ये स्थिति बनी, कब बनी, 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक, अब देखिए ये तो बंगाल का विभाजन आपका हो गया, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके विरोध में ही जो है एक आंदोलन उभर के सामने आता है जिसको नाम दिया गया स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा डीप में जानेंगे कि ये कौन सा आंदोलन था और क्या क्या बातें इसमें थी। तो देखिए जो दूसरा है कि स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ जिसके विभिन्न आयाम निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हुई और कैसे कैसे जो इसका आंदोलन आगे बढ़ा। तो इसमें तीन जो मुख्य बातें उसको मैं आपको बता दूं कि जो पहला था वो उदारवादियों द्वारा विरोध का दर्शाया जाना, दूसरा आएगा उग्रवादियों द्वारा, और तीसरा आएगा सांस्कृतिक जगत द्वारा। ठीक है, ये तीनों लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसका विरोध किया। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि उदारवादियों ने इसका विरोध कैसे किया। ठीक, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको जान लेते हैं। जो सबसे पहला है कि उदारवादियों ने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा व पृथ्वीश्वर चंद्र राय प्रमुख थे। ठीक है, ये लोग जो है इकट्ठा होकर के इसके विरोध में सामने आए कि उदारवादियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे। देखिए फिर वही काम कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए तथा हितवादी संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। ठीक है, दूसरा बात यह है कि उदारवादियों का उद्देश्य क्या था ये भी जान लेते हैं। ये लोग अपना जो विरोध जाहिर कर रहे थे उसके पीछे इनकी मंशा थी, मतलब हम किस प्रकार से ये विरोध करना चाहते हैं उसको आप जान लीजिए। तो उसमें इन्होंने कहा कि भारत एवं इंग्लैंड में शिक्षित भारतीयों के माध्यम से एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जो बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस लेने हेतु अंग्रेज सरकार पर दबाव बना सके। ठीक है, और तीसरी बात आती है कि इस घोषणा के कुछ दिनों के भीतर लगभग पूरे बंगाल में विरोध सभाएं आयोजित की गईं। इसी क्रम में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये बात मतलब उदारवादियों ने ये कहा कि भारत एवं इंग्लैंड के जो शिक्षित भारतीय हैं
उनको हम एकजुट कर लें और वो एकजुट कर करके फिर हम अंग्रेज सरकार पर यह दबाव बनाएं कि इस निर्णय को वो वापस ले लें। दूसरी बात कि अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, और नहीं लेते हैं तो फिर हम भाई सभाएं करेंगे, और सभाओं में जो सबसे पहला काम करेंगे उसमें यही करेंगे कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। ठीक, ये तो बात हो गई। उसके बाद चौथी बात लिखी है कि 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, चलिए, जुलाई में घोषणा होती है कि बंगाल विभाजन होने वाली है, और अगस्त में जो है इन लोगों ने भी ठान लिया कि ठीक है आप करिए, उसका हम विरोध करेंगे। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाता है, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आपका है पांचवा पॉइंट कि इसके पश्चात राष्ट्रवादी नेताओं ने बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा किया तथा लोगों से मैनचेस्टर के कपड़ों तथा लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया, चाहे अनुरोध किया। ठीक, ये बात हो गई। अब जब कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाता है जहां से स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करना है, तो उसके बाद बंगाल के जो नेता थे वो पूरे देश में वो बंगाल के विभिन्न भागों का दौरा करते हैं, और उसके बाद वो लोगों से आग्रह करते हैं कि मैनचेस्टर के बने कपड़े आप ना इस्तेमाल करें, और जो लिवरपूल का नमक आ रहा है उसका भी आप बहिष्कार करें। छठी बात है कि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ, तब आंदोलनकारियों ने यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की कौन सी डेट को लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। तो कौन सी डेट थी? 16 अक्टूबर, है ना, 1905 को। और उसके बाद जो है लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया तथा नंगे पांव पदयात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। और उसके बाद है कि विभाजित बंगाल के दोनों भागों के लोगों ने आपसी एकता प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी, है ना। बंगाल विभाजन के विरोध में लोग गंगा स्नान किए, उसके बाद जो है नंगे पांव पदयात्रा करना प्रारंभ कर दिया, वंदे मातरम के गीत भी गाए, और उसके बाद जो है लोगों ने आपसी एकता प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे को राखियां भी बांधी। और उसके बाद जो सातवीं बात है कि शीघ्र ही यह विरोध प्रदर्शन बंगाल से निकल करके भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। जैसे कहाँ कहाँ पे? पूना एवं बम्बई में इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया और अजीत सिंह ने, और दिल्ली में आए तो सैयद हैदर रजा ने, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, ये तो हो गई बात आपकी कि उदारवादियों ने किस प्रकार से इस आंदोलन को जारी रखा। ठीक, नेक्स्ट आपका है उदारवादी नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन और इसके अंतर्गत किए गए आंदोलन। ठीक, चलो थोड़ा इसको भी देखते हैं। अब जो अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में? उदारवादियों के बारे में। अब उग्रवादी नेताओं ने अपना जो विरोध वो किस प्रकार से प्रदर्शित किया, तो उसको भी जान लेते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहली बात है कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने बंग भंग मतलब वही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया तथा नारा दिया कि उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। और अरविंद घोष ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवन सांसें हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि जो उदारवादी नेता थे वो चाहते थे कि इसका जो विरोध है वो सिर्फ बंगाल में ही रहे, लेकिन जो उग्रवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि इसका जो विरोध है वो पूरे इंडिया लेवल पे हो। ठीक है, और इंडिया के बाहर भी अगर हो सकता तो वहाँ भी हो। तो इसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार गर्मपंथियों ने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य बना लिया, और संघर्ष का नया स्वरूप उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान संघर्ष को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने विरोध कार्यक्रमों और विचारधाराओं एवं रुख को एक नए आयाम से जोड़ा। अब देखो क्या क्या होता है। अच्छा, इसी में देखो एक नोट पॉइंट भी है कि इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल या चिरोल, जो भी आप कह सकते हैं, ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। यह सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसको जानते रहिएगा कि एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। इसने क्या कहा था कि तिलक जो है वो क्या है? भारतीय अशांति के जनक हैं। ठीक, चलिए
हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इनका जो तरीका है ना, कि इस अभियान के तहत संघर्ष के जो विभिन्न तरीके अपनाए गए वो किस प्रकार थे, वो देखिए ऐसे था। सबसे जो पहला है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना। अब देखिए बहिष्कार का मतलब जो उदारवादी चाहते थे कि आराम से प्यार मोहब्बत से उसका बहिष्कार कर दें, लेकिन इन लोगों ने उस प्रकार से उग्र रूप में इसको जो है करने का प्रयास किया। तो जो सबसे पहली बात थी इसमें वो यही है कि इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। दूसरा ये कि विदेशी वस्तुओं की होली जला दी जाए, मतलब उसको जो है इस प्रकार से नष्ट कर दिया जाए जैसे होलिका दहन होता है, ठीक है। तीसरी बात यह कि विदेश में निर्मित नमक एवं चीनी का बहिष्कार कर दिया जाए। अगर कोई चीनी और नमक जो विदेश से बन करके आ रहा है, हम उसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दें, ठीक। चौथी बात ये कि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। अब देखो इन लोगों ने यहाँ तक बात कही कि अगर कोई धार्मिक विवाह समारोह है और वो जो है उसमें विदेशी वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे जो 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 वैवाहिक समारोह होंगे उनको जो है उनका बहिष्कार करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से अपील कर दी, अनुरोध किया। और उन्होंने धोबियों से भी अनुरोध किया कि वो जो है विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर दें, ठीक है, इस लेवल तक का। और उसके बाद इसी समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलनों के अंतर्गत केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं बल्कि स्कूलों, अदालतों, है ना, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का भी उन्होंने बहिष्कार करने का ऐलान किया, ठीक। और उसके बाद जो छठी बात है कि यह कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुआ और तथा इसे राजनीतिक स्तर पर अत्यंत सफलता मिली, ठीक है। तो ये तो थी पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि जनसभाएं एवं विरोध प्रदर्शन, ये दोनों माध्यम इस अभियान के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुए तथा जनसंख्या के एक काफ़ी बड़े हिस्से में इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है परंपरागत एवं लोकप्रिय मेलों व उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग, है ना, ये तीसरी बात। इसमें देखो क्या हुआ, ये सब के सब जितने पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे विरोध करने के तरीके हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए जो पहली बात है कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभिन्न परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव एवं मेलों का प्रयोग जनाधार बढ़ाने एवं राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार, ये देखो, में किया, ठीक है। कि जब हम मेलों का आयोजन करेंगे या किसी उत्सव का आयोजन करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, तो उससे हमारा जो जनाधार है वो बढ़ेगा और उसमें जा करके हम अपनी बात रखेंगे जिससे लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार होगा, ठीक। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तिलक द्वारा गणपति एवं शिवाजी महोत्सव, ठीक, न केवल महाराष्ट्र अपितु बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम बन गया था, ठीक। माननीय तिलक जी ने क्या किया कि गणपति महोत्सव करवाया, शिवाजी महोत्सव करवाया, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है महाराष्ट्र और बंगाल के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और जब एक साथ इकट्ठा हुए तब उन्होंने अपनी बात वहाँ पे रखी जिससे लोगों में राजनीतिक चेतना भी धीरे धीरे जागनी प्रारंभ हो गई, ठीक। और इसके बाद जो चौथी बात है वो ये है कि स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन किया गया, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है कि इस अभियान में समितियां एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जन सहयोग की अत्यंत सशक्त एवं लोकप्रिय संस्थाओं के रूप में उभरे, ठीक है। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दल, कुछ स्रोतों में एक पी मित्रा साहब है उनका भी नाम आता है, के नेतृत्व में स्थापित की गई और इस संगठन द्वारा एक पत्र निकाला गया, उसका नाम था युगांतर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने के लिए स्वदेश बांधव समिति जिसकी स्थापना करते हैं 22 साल के एक अध्यापक हैं, उनका नाम है अश्विनी कुमार दत्त ने, की भूमिका रही है। ये जो दो बातें हैं, एक जो समितियों से जो सवाल आते हैं वहाँ में ये जो दो सवाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका अनुशीलन समिति जिसकी जो स्थापना है वो कुमार घोष साहब और भूपेंद्र नाथ दल करते हैं और कुछ स्रोतों में लिखा है कि पी मित्रा भी करते हैं, एक ये। और यहाँ से एक जो प्रमुख पत्र निकाला गया था उसका नाम था युगांतर। और दूसरी बात ये कि जो स्वदेशी आंदोलन था
वो जो है उसमें एक और समिति है, उसका नाम है स्वदेश बांधव समिति, और इसकी स्थापना करते हैं अश्विनी कुमार दत्त साहब। ठीक, तो इतनी बात हो गई। और फिर पांचवी बात आपकी आती है कि स्वदेशी या देशज उद्योगों का प्रोत्साहन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अब इनके जो विरोध में अब हमारे लोगों ने ये कहा कि अब हम जो है उनके विरोध में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाएंगे, लघु उद्योग लगाएंगे, जिससे जो है हम खुद हमारे देश की उन्नति होगी। ठीक, जिसमें अनेक कपड़ा मिले। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, अनेक कपड़ा मिले हैं, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां हैं, हथकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियां खोली गई। ठीक है। और तीसरी बात है कि बीओ चिदम्बरम पिल्लई का तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाज रानी, मतलब जो आपका नहीं होता जो जल वाले जहाज होते हैं वो, और उद्यम तथा स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के में संयुक्त उपक्रम ने हालांकि विदेशी स्टेट नेविगेशन कंपनी की सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। ठीक, और चौथी बात यह है कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। इस समय भारतीय व्यापारियों में व्यावसायिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। इस प्रकार से जो है स्वदेशी और देशज उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक जगत द्वारा विरोध। ठीक है, अभी तक हमने दो बातें जानी, एक था उदारवादियों द्वारा विरोध और उसके बाद उग्रवादियों द्वारा। अब जो सांस्कृतिक जगत है उसमें देख लेते हैं। जो पहली बात है वो साहित्य है, दूसरी कला और तीसरी होगी विज्ञान। इसमें जो है क्या क्या हुआ, जो सबसे पहली बात है कि वो साहित्य के क्षेत्र में इन लोगों ने अपने अंदाज में इसका विरोध प्रदर्शन किया। तो जो सबसे पहली बात है, इस काल में महान राष्ट्रवादियों जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद इत्यादि ने अनेक राष्ट्रवादी कविताओं एवं गीतों की रचना की, जिससे भारतीयों में अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। भाई इनका अपना अंदाज है विरोध करने का, तो इन लोगों ने क्या किया, गीतों की और कविताओं की रचना की, जिससे भारतीयों में अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी तथा 1971 में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक, और तमिलनाडु में सुब्रमण्यम ने स्वदेश गीतम की रचना की। यह भी जो है कई बार पूछा गया है कि स्वदेश गीतम किसने लिखा है, तो ये लिखा है सुब्रमण्यम साहब ने। ठीक, नेक्स्ट आपका है कला के क्षेत्र में। तो पहला देख लीजिए, चित्रकला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवादी के वर्चस्व को तोड़ दिया तथा मुगल, अजंता एवं राजपूत कला की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। प्रसिद्ध भारतीय कला मनोवज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव प्राप्त किया। ठीक, और तीसरी बात है कि विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण अन्वेषण किए, जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रशंसा की गई। ठीक है, तो ये जो है सांस्कृतिक जगत के लोगों का एक तरीका था विरोध प्रदर्शित करने का, है ना। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जन सहभागिता का दायरा कैसा था, कि इस आंदोलन में कौन कौन लोग किस प्रकार से अपना योगदान दिए थे, है ना। चलो, तो जो सबसे पहला है वो है विद्यार्थी, और सेकंड नंबर पे महिलाएं, फिर उसके बाद मुस्लिम, और चौथा मिलेगा फिर श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ। तो मतलब इन सब लोगों का क्या क्या योगदान रहा और कैसे कैसे रहा। तो सबसे पहले देखते हैं विद्यार्थियों का। तो जो सबसे पहली बात है कि छात्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पूना और दक्षिण भारत में गुंटूर, मद्रास, सलेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मतलब जो विद्यार्थी थे और वो जब इस आंदोलन में आए तो उनकी जो भागीदारी थी वो बंगाल में ही नहीं थी, बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र में भी थी, और महाराष्ट्र में भी जो विशेष रूप से कहाँ पे, पूना में। ठीक है, और दक्षिण भारत में कहाँ पे, गुंटूर में, मद्रास में, सलेम में। ठीक है, और इन सब में जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा।
सेकंड ये है, किंतु उन्हें सरकार के दमनपूर्ण नीति का आक्रोश झेलना पड़ा। जिन शिक्षा संस्थाओं ने छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, उन्हें दी जाने वाली सरकारी सहायता एवं छात्रवृत्तियों पर रोक लगा दी गई। ये देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी इस आंदोलन में कूदे थे, उनकी जो छात्रवृत्तियां थी उन पर रोक लगा दी गई। ठीक। और तीसरी बात यह कि अनेक छात्रों पर भारी जुर्माने लगाए गए तथा उन्हें गिरफ्तार करके अमानवीय यातनाएं भी दी गई। ऐसे छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। विद्यार्थियों का संघर्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन में आए थे, उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है। उनकी छात्रवृत्ति रोक दी जा रही है, उन पे भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं, है ना। और अगर वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको अयोग्य साबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है महिलाओं के बारे में। महिलाओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर के जुलूसों एवं सभाओं एवं विरोध प्रदर्शनों में भी भाग लिया। कालांतर में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब महिलाएं भी पीछे नहीं थी, वो भी सभी सभाओं में जाती थी, विरोध प्रदर्शन करती थी, है ना, ये बात। और तीसरी बात है मुस्लिम। अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और गजनवी मौलाना आज़ाद के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक बात आप जान लीजिए, थोड़ा सा एक नोट पॉइंट करके हमने लिख दिया है। किंतु उच्च एवं मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता या तो आंदोलन से दूर रहे या फिर उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक है, अब देखिए इसका भी फायदा मिलेगा उनको कहाँ पे, जब वो जाएंगे मार्ले मिंटो से मिलने, और मार्ले मिंटो सुधार की जब बात होगी तब वहाँ पर जो है ये पहुँचेंगे अपने एक पृथक निर्वाचन के लिए, है ना, जो मुस्लिम नेता हैं। ठीक है, उसकी बात हम वहाँ पे करेंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। और चौथी बात यह है कि श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ। श्रमिकों व व्यापार संघ के लोगों ने भी कई वर्षों तक अलग अलग जगहों पर और अलग अलग तरीकों से बंगाल विभाजन का विरोध किया, और इसके सापेक्ष जो उन्होंने हड़तालें जारी रखी अपनी। ठीक, तो ये तो बात हो गई आपकी कि जन सहभागिता का दायरा, जिसमें विद्यार्थी, महिलाएं, मुस्लिम और श्रमिक असंतोष एवं व्यापार संघ शामिल था। अब नेक्स्ट हमारा है कि स्वदेशी आंदोलन की असफलता के रीजन क्या क्या रहे, आखिर वो कौन कौन से रीजन थे जहाँ पे हमारे जो स्वदेशी आंदोलन था वो विफल हुआ। तो जो सबसे पहली बात यह है कि 1908 तक स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का बाह्य उन्माद ठंडा पड़ चुका था। इसके कई सारे कारण थे। तो जो सबसे पहला था कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति कठोर दमनात्मक रुख अपनाया था। दूसरा ये, यद्यपि आंदोलन में विभिन्न गांधीवादी सिद्धांतों जैसे असहयोग सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, समाज सुधार एवं सृजनात्मक कार्यों इत्यादि को अपनाया गया, किंतु आंदोलन इन सिद्धांतों को एक अनुशासनात्मक दिशा नहीं दे पाया। ऐसा भी कह सकते हैं कि आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले पाया, है ना। जैसे इनका जो गांधीवादी विचारधारा थी कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे, ठीक है, जेल में आप भर दो कोई बात नहीं, हम खुशी खुशी जेल में जाएंगे, है ना, और कुछ कार्य ऐसे करेंगे जो आपके खिलाफ होंगे, मगर हम उसे जो है एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। तो इन सब का एक कोई खास इफेक्ट जो है उस पर नहीं पड़ा, है ना। तो लास्ट में हम ऐसा भी उसमें कह सकते हैं कि आंदोलन एक सक्रिय संगठन या पार्टी का रूप नहीं ले पाया, है ना। क्योंकि देखिए विवाद की स्थिति हमेशा से बनी रही उग्रवादियों और उदारवादियों में। तो इस नाते जो है उसका सबसे बड़ा खामियाजा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो सबसे बड़ी बात वो ये तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि आंदोलन आगे चल करके नेतृत्व विहीन हो गया। क्यों? क्योंकि 1908 तक अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या फिर देश से निर्वासित कर दिए गए थे। ये बात हो गई कि 1908 तक जो है हमारे बहुत सारे नेता जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ को जो है देश से बाहर भी भेज दिया गया। और उसके बाद चौथा पॉइंट आप देख लीजिए कि अब देखिए ये भी देखिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा हमारा कि इसी समय अरविंद घोष तथा विपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। पांचवी बात यह कि कांग्रेस के नेताओं के मध्य आंतरिक झगड़े की परिणति 1907 के सूरत विभाजन के रूप में सामने आई। इससे आंदोलन को भारी आघात पहुंचा। छठी बात यह कि आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पैठ नहीं बना सका। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा जमींदारों तक ही यह सीमित रहा। ठीक है,
उसमें लोग आए लेकिन बहुत देर में आए, ठीक है। और जो लोग नहीं आ पाए उसमें सबसे बड़ी बात वो थी किसान, है ना। किसान एवं मुसलमानों को प्रभावित करने में यह पूर्णतः असफल रहा, ठीक। और आठवीं बात है कि बिना किसी सुनिश्चित योजना एवं कार्यनीति के किसी भी जन आंदोलन को सही दिशा नहीं दी जा सकती। संभवतः इस आंदोलन के साथ भी यही विसंगति रही, है ना, कि अगर आपको कोई आंदोलन करना है तो उसकी एक रूपरेखा या और उसका एक क्या कहते हैं फुटप्रिंट, है ना, सॉरी ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, ताकि जो है आप कब कौन सा काम कैसे करेंगे ये बात उसमें स्पष्ट रूप से लिखी रहे। तो इस पर जो है काम नहीं किया गया, इस नाते जो है ये असफल रहा। लेकिन असफलता भी हम नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा कमज़ोर जरूर रहा। और उसके बाद देखिए आता है बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया, ठीक। यह भी एक घटना होती है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको बाद में उन्हें रद्द करना पड़ा इतने सारे आंदोलनों के बाद। तो जो सबसे पहला था कि क्यों किया गया, तो क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक। और दूसरी बात ये थी कि किंतु बंगाल विभाजन रद्द होने से मुसलमानों को काफ़ी आघात लगा, क्योंकि वो तो चाहते थे कि हम जो है थोड़ा सा अपना अलग हो जाएं कुछ, लेकिन कुछ ही नेता, सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ नेता ये चाहते थे, मुस्लिम नेता ये चाहते थे कि हमारा एक अलग से जो है एक हमको जगह दे दी जाए जहाँ पे हम अपना अलग से रहें। तो जब ये विभाजन रद्द कर दिया गया तो उनको थोड़ी तकलीफ हुई। तीसरी बात यह कि विभाजन रद्द किए जाने के साथ ही सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके दिल्ली आने की घोषणा कर दी, जो कि मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। किंतु मुसलमान इस निर्णय से खुश नहीं हुए। अब देखिए अभी भी वो जो है मुस्लिम को खुश करना चाह रहे थे, तो इसी के लिए जो है उन्होंने क्या किया कि भारत की जो राजधानी उस समय कलकत्ता में थी, तो अब जो है 1911 में वो कहाँ लाते हैं, दिल्ली ले आते हैं, ठीक। और चौथी बात यह कि बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा असम को एक पृथक प्रांत बना दिया गया, ठीक है। जो बंगाल में उस समय जब 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 उन्होंने घोषणा की थी बंगाल विभाजन की, तो उस समय बिहार और उड़ीसा बंगाल में ही थे, तो उन दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया और असम को भी जो है अलग कर दिया गया, ठीक। ये सब कब होता है, 1911 के बाद। चलिए अब हम ये थोड़ा सा जान लेते कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा, जो स्वदेशी आंदोलन था इसका प्रभाव क्या पड़ा या इसकी उपलब्धियां क्या थी, है ना। इसकी तो चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेंस में जो है ये चीज़ें आपको लिखने में सहायता करेगा। तो ये यद्यपि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक ऐसी प्रमुख घटना थी जिसके अंतर्गत दूरगामी परिणाम हुए। तो पहला क्या हुआ, जो देखो भाई जो सबसे पहला हुआ कि वो ये था कि देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। अभी आपने देखा ना कि जब उसके विरोध में लोग सामने आए बंगाल विभाजन के, तो लोगों ने एक साथ जो है गंगा स्नान किया और पद यात्राएं की और एक दूसरे को राखियां बांधी थी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही जोर शोर से पनपी। और दूसरी बात यह थी कि यह आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। तीसरी बात यह कि अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों जैसे कि छात्रों, महिलाओं तथा कुछ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अभी तक जो लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन जब विरोध स्टार्ट हुआ तब उसमें जो ये सारे लोग शामिल हो गए। और नेक्स्ट आपका है कि स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे कि उदारवाद से राजनीतिक अति उग्रवाद, ठीक है, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद तथा याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन में परिलक्षित हुआ, ठीक है। जैसे उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद या उग्रवाद, है ना, और फिर क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद, याचिका एवं प्रार्थना पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह अस्तित्व में आया, ठीक है। ये चीज़ें हुई, अभी तक ये चीज़ें कहीं थी मगर छिपी हुई थी, मगर ये चीज़ें अब जो है सामने निकल के आ रही हैं। चौथी बात यह है कि आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि साहित्य, विज्ञान एवं उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव
पड़ा। ठीक। और पांचवी बात ये कि आंदोलन से प्राप्त अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी रणनीति तय करने में सफलता मिली। ठीक। ये चीज़ें हुई हैं। तो ये इसके क्या थे, पॉजिटिव अप्रोच थे, है ना, कि यहाँ पे जो हम लोगों को कुछ कुछ तो सफलताएं मिली थी, तो वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट हमारा है मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक। इसमें जो सबसे पहली बात है उसको हम जानेंगे, अंग्रेजों की मंशा क्या थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे अंग्रेजों की मंशा, है ना। तो पहली बात ये है कि अंग्रेजों ने वोट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्या उनकी जो नीति थी वो यही थी कि पहले वोट डालो उसके बाद शासन कर लो, है ना। तो इसके लिए हुआ क्या कि कांग्रेस में उसने वोट डालने की मंशा अपनी जाहिर की, और उसमें उन्होंने क्या किया, जो उच्च वर्गीय मुसलमान थे उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित किया है कि वो जो है कांग्रेस से अलग हो जाए और वो अपना एक अलग संगठन बना ले। ठीक। ये बात हुई। दूसरी बात ये कि अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में मिलता है, और इस प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करने के लिए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। और चौथी बात यह कि वायसराय मिंटो ने से आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया। ठीक। और उसके बाद पांचवी बात यह कि स्थापना, इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब समीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक। और समीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक। और इसके बाद छठा पॉइंट है कि इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। सबसे पहला ये कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। दूसरा ये मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना। और तीसरा ये कि मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता व कटुता की भावना के प्रसार को रोकना था। ठीक। और यहीं पर एक आप नोट पॉइंट देख लीजिए कि कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया जाता है। ठीक। ये तो बात आपकी हो गई मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 की। ठीक। अब नेक्स्ट आपका है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। ये क्यों हुआ था। जो सबसे पहली बात कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के उदारवादियों और उग्रवादियों में मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था, और जिसको अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना करके इस विवाद को समाप्त किया गया। पहली बात कि अध्यक्ष पद वाली बात थी। दूसरी बात ये कि कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। और तीसरी बात यह कि राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक। नेक्स्ट आपका है सूरत विभाजन 1907, मतलब सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, है ना। ये चीज़ें पढ़नी है हमको। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 विपरीत विचारधाराओं में विभाजित हो गया, जो उग्रवादी और उदारवादी में। ठीक। अच्छा, इसका जो रीजन था उसको जान लेते हैं। जो सबसे पहला रीजन था वो था कि सूरत विभाजन का जो पहला कारण बंगाल विभाजन से संबंधित था। इसमें उदारवादी नेता स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। वहीं उग्रवादी नेता चाहते थे कि इस आंदोलन का विस्तार व्यापक तौर पर बंगाल तथा भारत के अन्य हिस्सों में भी हो। साथ ही सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं इत्यादि में भी सम्मिलित कर इसे राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वरूप दे दिया जाए। तो इसका जो सबसे पहला रीजन है वो यही है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका जो विरोध प्रदर्शन, उसमें भी 2 मत आ गए थे। पहला ये कि उदारवादी ये चाहते थे कि इसका जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे,
ठीक। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि इसका जो आंदोलन का जो विस्तार है वो व्यापक तौर पर हो, बंगाल के बाहर भी हो और भारत के अन्य हिस्से जो हैं वहाँ पर भी इसका विरोध किया जाए, ताकि सारे लोग जो एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेजों का विरोध करें। और उसमें जो है सारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, इन सभी को जो सम्मिलित किया जाए। ठीक। दूसरी बात कि जो इसका दूसरा रीजन था वो था कि उग्रवादी नेता चाहते थे कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हो। ठीक। और इसी के साथ कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय, इनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाए। दो बात हो गई। तीसरी बात वो ये चाहते थे कि साथ ही यहाँ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। ठीक। वहीं दूसरी ओर जो उदारवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए तथा किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत तिलक के गृह प्रांत बम्बई के अंतर्गत आता था। ठीक। और उन्होंने जो है रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। ठीक। इसी समय दोनों ही पक्षों ने अड़ियल रुख अपना लिया तथा समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इस परिस्थिति में कांग्रेस का विभाजन सुनिश्चित हो गया। अब जहां उग्रवादी नेता ये चाहते थे कि 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो वो नागपुर में हो और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, इनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाए और साथ ही साथ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। लेकिन इसी के विपरीत उदारवादी ये चाहते थे कि 1907 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हो, सूरत में हो और इसमें जो है तिलक को इसका अध्यक्ष ना बनने पाए। ठीक। और तीसरी बात ये कि इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, रासबिहारी घोष बने। ठीक। और जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा के जो प्रस्ताव हैं इनको वापस ले लिया जाए। ये दो बिल्कुल विपरीत स्थितियां बनी और इसी का फलस्वरूप ये हुआ कि 1907 में जो है कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। और चूंकि इस समय कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, फलतः उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज या स्वशासन की मांग की तथा संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। और जो तीसरा रीजन था वो ये था कि भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर के था। उग्रवादियों ने इसका जम करके विरोध किया था। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस दो दलों में टूट जाती है और इसका जो पहला विभाजन होता है वो 1907 में कहाँ पे होता है, सूरत में। ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।